So hello guys and welcome back to another video. In this video, we are going to learn about the basic inputs and outputs of C++ programming language. As you know, in the last video, we learned about the basic variables. And in this video, the topic is the inputs and outputs of C++ programming language. And if you want to learn about that things, you have to see this video till the end. And even if you like this video, please subscribe to my channel, hit that like button as well as that bell icon so that you can get my new videos notification first. And now let's get started. So before getting further in this video, I just wanted to remind you that if you haven't accessed the C++ programming playlist, then please do that because all the videos which I'll be recording will be getting saved in this playlist. Now main topic पे आते हैं जो कि आज हमें सीखना the basic inputs and outputs of C++ programming language. तो उसके सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक स्टेप हमारा यही है, वीडियो ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करके इस फोल्डर को VS स्टूडियो कोड के साथ लिंक कर देंगे। अब क्योंकि हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाने जाऊँ मैं जिसका नाम रख देता हूँ थर्ड ट्यूट डॉट CPP। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बेसिक चीज़ होने वाला है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो कोड करना C++ लैंग्वेज के अंदर, तो आपको हमेशा उसका कह रहे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, जल्दी से फटाक से एकदम बेसिक स्ट्रक्चर उसका लिख लेते हैं, जो कि है #include IO string वेट स्ट्रिंग, राइट। हाँ, तो इसको लिखने के बाद अगले लाइन में लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बीच में थोड़ा सा एक गैप दे देते हैं, मेरे को पसंद है वो देना। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन और फिर इंट मेन पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और वही सेम चीज़ जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर समझाते हुए भी लिखी थी। इंट कह रहे हैं, इंट नहीं, यहाँ पे सी आउट लिख देते हैं। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने यही सेम चीज़ लिखा था, यहाँ तक मेरे को याद है, हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके नीचे रिटर्न 0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज। अगर कोई भी बंदा या बंदी इस वीडियो को एट दिस पॉइंट इस मोमेंट से देख रहा है जिसने एटलीस्ट पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो चीज़ें देख लें, क्योंकि उन सारी वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, जिसको अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आपको इस वीडियो में भी और आगे आने वीडियो में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली जो 2 वीडियोस है एटलीस्ट उनको देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने VS स्टूडियो कोड के बारे में ही बात की है। तो यहाँ पे जल्दी से इसको गैप देके अब आते हैं हमारे मेन चीज़ के ऊपर। तो जैसे कि हमें सीखना है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बारे में, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो होता क्या है। पहले आउटपुट के बारे में बात करते हैं, तो आउटपुट एक्चुअली में होता क्या है। सो आउटपुट एक ऐसा सेंटेंस हो सकता है, एक ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि आपको अपने टर्मिनल के अंदर देखने को मिलेगा जब भी आप अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपका प्रोग्राम का आउटपुट आने वाला है वो आपको हमेशा टर्मिनल के अंदर ही दिखेगा। इन दिस केस जब भी आप ऐसा कोड रनर यूज़ कर रहे हैं ना, और जब भी आप एक प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको रन करते हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करूं और इसको रन करूं, तो मुझे ये टर्मिनल के अंदर नहीं, मुझे ये आउटपुट वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो इसको आप चेंज कर लेना, क्योंकि अभी जब हम लोग आगे चीज़ करने वाले हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, या देगा ही मैं कहूँ तो उसको चेंज करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल+कॉमा दबाना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे कोड रनर टर्मिनल लिखना है, और टर्मिनल, तो यहाँ पे ये वाली चेक बॉक्स आएगी, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये एग्री करते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको जब भी हम कोड रनर वाली बटन से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो हमारी टर्मिनल वाली विंडो में एग्जीक्यूट होना चाहिए, ना कि हमारी आउटपुट वाली विंडो में। और मैंने ऐसा क्यों कराया ये मैं आपको अभी समझाऊंगा कुछ देर में, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमारे यूज़ केस आएगा ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता था। तो अभी इस विंडो को जल्दी से क्लोज करते हैं, जो हमारी सेटिंग्स वाली टैब थी, आते हमारे थर्ड.cpp टैब के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट्स के बारे में। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो मैंने एक ही लाइन लिखी है आउटपुट वाली, जो कि हमारी लाइन नंबर 7 के ऊपर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, सी आउट लिखा है, एक ऐसा वेरिएबल माना है जिसको मैंने पहले बता दिया है, एक्चुअली में इसका नाम इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और फिर एक स्ट्रिंग लिखी है जिसके अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड,
और एट लास्ट हमने लिखा है यहाँ पे सेमीकोलन। अब ये जो हमारी लाइन नंबर 7 है, हम कहें तो एकमात्र ऐसी लाइन है जहाँ पे हम कह रहे हैं अपने सिस्टम कंपाइलर से कि जब तुम कंपाइल करते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस लाइन पे आते हो तो मुझे एक आउटपुट चाहिए। अब जो आउटपुट होने वाला है वो हमेशा हम लिखते हैं इस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि सी आउट। अब यहाँ पे सी आउट का मतलब हम कह रहे हैं अपने कंपाइलर से कि लाइन नंबर 7 के ऊपर मैंने एक कीवर्ड का यूज़ किया है सी आउट, जो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक आउटपुट चाहिए। मैं अपने सिस्टम कंपाइलर से कह रहा हूँ कि जब भी तुम इस लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करने के टाइम आते हो, अगर तुमने यहाँ पे सी आउट देखा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रामर है, जो हमारा डेवलपर है, वो मुझसे एक आउटपुट मांग रहा है। अभी जो आउटपुट है और जो कीवर्ड है, ये एक प्रीबिल्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। मतलब ये हमारी हेल्प करता है कहीं भी अपने प्रोग्राम के अंदर आउटपुट लेने के लिए और इसको डिस्प्ले करने के लिए अपने टर्मिनल या फिर कह सकते हैं आउटपुट वाले विंडो के अंदर भी। यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट। अब सी आउट में जो आउट वाला चीज़ है ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। तो आपको जब भी याद करना रहेगा कि आउटपुट कैसे लेते हैं, तो ऐसे याद करना, सी आउट था उसमें आउट रिप्रेजेंट कर रहा था आउटपुट को, इसलिए सी आउट हम तब भी यूज़ करेंगे जब भी हमें चाहिए होगा अपने प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर आउटपुट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर आउटपुट के लिए सी आउट वाला कीवर्ड, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्शन ऑपरेटर। अभी जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब भी अपने एक प्री डिफाइंड कीवर्ड को अपने पर्टिकुलर आउटपुट या कोई भी चीज़ सकती है। जैसे अब हम आउटपुट वाली बात कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सी आउट वाले कीवर्ड को अपने पर्टिकुलर आउटपुट से सेपरेट करने के लिए हम बीच में इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइन नंबर 7 के ऊपर मुझे आउटपुट चाहिए, इसलिए सी आउट वाला मैंने कीवर्ड लिखा। फिर लिखा कि क्या आउटपुट होने वाला है। अब वो जो क्या आउटपुट होने वाला है, इसका मतलब हम एक लिखने वाले आउटपुट जो हम एक्चुअली में अपना चाहते हैं और कंपाइल करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज़ को हम चाहते हैं टर्मिनल के अंदर दिखे, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम सबसे पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा हमारे सी आउट वाले कीवर्ड से। तो उस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं कि इंसर्शन ऑपरेटर लगा देते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर से पहले हमने लिख दिया एक पर्टिकुलर कीवर्ड, उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो ये है मेरा आउटपुट। ये आउटपुट होने वाला है हेलो वर्ल्ड का। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली एक हेलो वर्ल्ड वाला आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब जो हमारा आउटपुट है वो या तो एक स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, या कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है जो हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखी है किसी भी वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग देख लिया। अब ये स्ट्रिंग था जो मैंने दिखाया डबल कोट्स के अंदर। जो स्ट्रिंग है हमारा, उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। सिस्टम कंपाइलर उसको बिल्कुल भी चेक नहीं करता है कि उसके अंदर हमने क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पे आशु लिखता मैं वो भी चल जाता, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ें लिखी रहती है वो एज इट इज़ कंपाइल होने के बाद हमें अपने टर्मिनल या आउटपुट वाले विंडो के अंदर देखने को मिल जाती है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन आउटपुट। अब यहाँ पे हमने जब एक स्ट्रिंग लिख दी, जो हमारा दूसरा चीज़ था जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हम सी आउट वाले कीवर्ड के थ्रू एक नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हेलो वर्ल्ड, अगर मैं यहाँ पे 30 या 23 लिख दूँ, 23 लिखूंगा तो ये भी एक वैलिड कोड होगा। अब जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँगा सेव करने के बाद, तो मुझे अपने टर्मिनल के अंदर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 23। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आ गया वो आ गया है 23, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि मुझे जो आउटपुट चाहिए सेपरेट करने के बाद वो होने वाला है 23। अब जो तीसरी चीज़ है जो कि है हमारी वेरिएबल्स के बारे में। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई एक आउटपुट चाहिए, अगर मैंने एक वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर और उस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे आउटपुट करवाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही लिखूँ थोड़ा सा आगे आके 8 num इज इक्वल टू फॉर दिस एग्जाम्पल 54 लिख देता है, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि मैं लाइन नंबर 7 के ऊपर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिस वेरिएबल का टाइप है इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप वेरिएबल होने वाला है, जिसका नाम मैंने दिया है num, और उसकी जो अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है वो है 54 की। अब जो मैं हमेशा इसका नाम देता हूँ किसी भी वेरिएबल का डिफाइन करते समय, तो इसका बेसिक यूसेज यही होता है कि हम ये जो नाम है इसका यूज़ करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की हुई है उसको कॉल करके या तो इसका कहीं आउटपुट करवा सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शंस और मेथड्स के बारे में हम लोग तो आगे बात करने वाले हैं, अभी बात होने वाली है हमारे आउटपुट्स के बारे में।
मतलब इस पर्टिकुलर नाम की वजह से हम इसके अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हुई है उसका आउटपुट ले सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है आराम से अपने आउटपुट को, आराम से अपने पर्टिकुलर नंबर या कोई वैल्यू को स्टोर किए हुए उसको आराम से आउटपुट लेने का। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ लाइन नंबर 7 के ऊपर इंटीजर नम इज इक्वल टू 54, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया अगली लाइन में लाइन नंबर 8 के ऊपर कि सी आउट करवा के मुझे एक आउटपुट दो नम के अंदर। मतलब जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे नम की जगह वो वैल्यू मेरे को देखने को मिलेगी अपने टर्मिनल के अंदर जो मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर की है। फॉर दिस केस इट इज़ 54। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे 54 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही वो वैल्यू है जो मैंने स्टोर की थी इंट नम के अंदर। अब यहाँ पे मैंने बात कर ली कि हम कैसे एक सिंगल आउटपुट को ले सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे हम सीखते हैं चेनिंग के बारे में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज to learn about chaining in C++ language while using cout keyword। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख दूँ, अगर थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाना है तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आउटपुट के बारे में मैंने यहाँ से बताना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा आउटपुट। आउटपुट के सबसे पहले मैंने बताया कि हम कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का आउटपुट ले सकते हैं, कैसे एक सिंपल नंबर का भी आउटपुट ले सकते हैं, और कैसे कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको हमने ऑलरेडी स्टोर करके रखा है एक वेरिएबल के अंदर उसका भी आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारा पॉइंट चेनिंग के ऊपर। अब चेनिंग का मतलब है कि ये जो हमारा सी आउट कीवर्ड है इसकी सिर्फ इतनी लिमिटेशन नहीं है, यही चीज़ लिमिटेशन कह रहे हैं, ये सिर्फ यही नहीं करते कि हमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही बार आउटपुट कराने की सुविधा देता है, ये एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें एक ही लाइन में आउटपुट करवा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, और पिछली वीडियोस में ही मैंने लिखा था, ऐसे पिछली वीडियो में ही मेरे को याद है मैंने लिखा था द वैल्यू ऑफ, एक तो वेरिएबल था उसका नाम इज़ और फिर वेरिएबल का नाम। तो ये जो मैंने दो चीज़ों को एक ही साथ प्रिंट करवाया था एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर, वहाँ पे मैंने यूज़ किया था चेनिंग का। जैसे मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँगा उसी सेम चीज़ का यूज़ करते, उसी सेम पैटर्न का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे अगर लिखूँ द वैल्यू ऑफ नम इज स्पेस डाल के, और फिर यहाँ पे मैं एक और बार इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा। अब समझते हैं मैंने यहाँ पे लिख क्या दिया और यहाँ पे चेनिंग का मैंने कैसे यूज़ किया और इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइन नंबर 8 के ऊपर लिखा है कि सी आउट, मतलब मुझे चाहिए यहाँ पे एक आउटपुट। आउटपुट क्या होने वाला है उसको मैंने सेपरेट किया है इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद। मतलब मैं यहाँ पे सिस्टम कंपाइलर को कह रहा हूँ कि इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो तुम चीज़ देख पा रहे हो वो मेरा आउटपुट होने वाला है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के दौरान मुझे टर्मिनल के अंदर दिखानी है। वो मैंने लिखा एक स्ट्रिंग, मतलब उसे मुझे एक स्ट्रिंग आउटपुट करवानी है जो कि द वैल्यू ऑफ नम इज़, कि एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट हो जाएगा जैसे मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, इसके अंदर वो ताक झाक नहीं करेगा। उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर आउटपुट को फिर से सेपरेट कर दिया कि चलो ठीक है ये तो एक आउटपुट हो गया जो तुम्हें डिस्प्ले करवाना था। अब इसी सेम लाइन के अंदर मुझे एक और एलिमेंट का आउटपुट करवाना है जो कि है नम का। ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम आउटपुट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लाइन और इन अ सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ अ सी आउट कीवर्ड। यहाँ पे हम लिख दिया द वैल्यू ऑफ नम इज, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद नम। मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सी आउट, एक बार तुमने ये स्ट्रिंग जो थी उसको आउटपुट करवा दिया, उसके बाद उसी लाइन के अंदर ये जो नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी अगर उसको भी आउटपुट करवा दो। अब ये जो नम है इसका मतलब मैं हमेशा कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर इस लाइन को लिखने के बाद कि जैसे ये सिस्टम कंपाइलर इस पर्टिकुलर लाइन में इस पर्टिकुलर प्लेस पे आता है तो वो चेक करेगा कि हमारे जो प्रोग्राम है इसके ऊपर क्या ऑलरेडी एक ऐसा वेरिएबल है नम के नाम से जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लिख दूँ जिसको मैंने आज तक अभी इनिशियलाइज किया ही नहीं है इस वेरिएबल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम। मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अभी तक कहीं भी नेम क्या कहते हैं वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, इससे मुझे यहाँ पे एरर आ गया कि भाई तुम यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हो नेम को जब तुमने यहाँ पे अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया है, इसके अंदर ना कोई तुमने अभी तक वैल्यू स्टोर की है। तो इसलिए आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि आप जो यहाँ पे वेरिएबल का आउटपुट चाह रहे हो वो क्या आपने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो आपको वेरी सिंपल यहाँ पे एक एरर देखने को मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे जल्दी से नाम लिख देता हूँ और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और रन करूँगा
तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा द वैल्यू ऑफ नम इज़ 54। अब यहाँ पे जो चेनिंग है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स तक ही नहीं रुक जाती। अगर मैं इसके बाद एक और बार इंसर्शन ऑपरेटर लगा के इन दोनों आउटपुट्स को फिर से चेंज करूँगा, इन दोनों आउटपुट्स को, इन दोनों एलिमेंट्स एक्चुअली फिर से सेपरेट करूँगा अपने सी आउट कीवर्ड से। फिर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ नम के बाद कि द वैल्यू ऑफ नम 2 इज़, और फिर यहाँ पे मैं एक और इंसर्शन ऑपरेटर डाल दूँ, फिर से लिख दूँ num 2, और क्योंकि मैंने num 2 अभी तक डिफाइन नहीं किया है तो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पे एक एरर देगा, तो उसको जल्दी से मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। num 2 इज इक्वल टू 65। चलो 65 मैंने स्टोर कर दिया इसके अंदर। अब जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा आउटपुट में द वैल्यू ऑफ num इज़ 54, फिर कहेगा द वैल्यू ऑफ num 2 इज़ 65। ये 65 के बीच में स्पेस नहीं था, राइट, वो इसलिए नहीं था। चलो ठीक, तो इससे हम ये समझते हैं कि जो चेनिंग है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। आप अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड एलिमेंट्स एक बार में आउटपुट करवा सकते हो इन अ सिंगल लाइन विद द हेल्प ऑफ आर सी आउट कीवर्ड। ये तो हमारी हो गई आउटपुट्स की बात। अब आते हैं हम अपने इनपुट्स के बारे में। इनपुट्स के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देता हूँ इनपुट्स, एक यहाँ पे इनपुट्स लिखने के लिए इनपुट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, थोड़ा बहुत एस्ट्रिक्स, और फिर अगले लाइन में मैं लिखता हूँ अभी जो इनपुट्स हैं। इनपुट्स को लिखने से पहले मैं समझ आता हूँ आपको कि इनपुट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अब इनपुट्स कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं जो आप अपने यूज़र से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको देगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट वाला कोड लिखता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने यूज़र से, जो कि इन दिस केस तो आप ही होने वाले हो, आप ही डेवलपर भी हो, आप ही कोडर भी हो, आप ही एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, आप ही उसके लिए यूज़र भी हो। बट हाँ, अगर इस टर्म का यूज़ करते हो हम समझने की कोशिश करें तो अगर आप एक यूज़र हो या कोई यूज़र है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर आपने रन किया है जिसके अंदर आप एक इनपुट वाली लाइन का यूज़ किए हो, तो वहाँ पे आप कह रहे हो कि जैसी वो इनपुट वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है तो जो कंपाइलर है वो कहेगा कि चलो अब यूज़र की टर्न आ गई, वो मुझे जैसे ही एक इनपुट देगा तो उसके हिसाब से अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होंगी तो उसके हिसाब से उन कंडीशंस को रन करके आपको एक आउटपुट दे देगा। तो वही चीज़ होते हैं इनपुट्स। अब इनपुट्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इनपुट्स को डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सी इन कीवर्ड का। जैसे हमें जब सी आउट चाहिए था तो जब आउटपुट चाहिए तो हम सी आउट वाले कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे। वैसे जब हमें सीन चाहिए था हम सीन वाले कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे ये जो हमारे सी आउट और सीन वाले कीवर्ड्स हैं ये आते हैं हमारे लाइब्रेरी के अंदर से, जो हमने एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम हमने यहाँ पे इंक्लूड किया एक लाइब्रेरी आयो स्ट्रीम की, जो मैंने सबसे पहले वीडियो के अंदर ही बताया था जब हमने वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आए थे बेसिक सेक्शन वाली वीडियो में। ये जो आयो स्ट्रीम है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी इनपुट और आउटपुट वाली स्ट्रीम। मतलब इसके अंदर हमारी कुछ ऐसे मेथड्स है जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो हमें यूज़र से इनपुट लेने में और यूज़र को आउटपुट देने में हेल्प करते हैं। तो ये वही दो कीवर्ड्स है जो इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, उन चीज़ों को हम एक्सट्रैक्ट करके अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सीन कीवर्ड था इसमें जो इन वाला शब्द है ये रिप्रेजेंट कर रहा था इनपुट को। मतलब जैसे सी आउट में जो आउट था वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ये जो सी इन कीवर्ड है इसमें जो इन वर्ड है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सी इन और फिर सी इन के अंदर हमेशा जब भी आप लिखते हो तो आपको एक वेरिएबल ऑलरेडी बनाना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर नाउ अगर मैं ये जो लाइंस थी ना इनको भी कमेंट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए बस कर रहा हूँ। और कमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो जो भी चीज़ हम कमेंट के अंदर लिखते हैं वो हमारा जो सिस्टम कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको ओमिट कर देता है और हमारे जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे फॉरवर्ड होते जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सीन लिखा है। सीन को भी नहीं लिखता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मानो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट नम। अब यहाँ पे मैं नम क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी एक नम बनाया था बट मैंने उसको एट दिस पॉइंट कमेंट कर दिया। मतलब अभी ये जो लाइन है ये एक वेरिएबल की तरह काम नहीं कर रही है, ये एक कमेंट की तरह काम कर रही है। मतलब जो सिस्टम कंपाइलर है इसको एक कोड की तरह नहीं देख रहा है, ये सिंपल एक सेंटेंस है जो एक
डेवलपर ने अपने प्रोग्राम के अंदर दिया है, बस उसको एक इस तरीके से समझ रहा है कोई अभी उसके लिए, जब तक ये कमेंट है, ये सिस्टम कंपाइलर के लिए कोई भी कोड नहीं है। तो इसलिए मैं आराम से इंट नम को यहाँ पे यूज़ करके उसके अंदर कोई वैल्यू अगर स्टोर करना चाहूँ या किसी भी कंडीशन के अंदर यूज़ करना चाहूँ तो मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट नम, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैं अभी 0 रख देता हूँ, क्योंकि जो हमारा सीन ऑपरेटर है, सीन ऑपरेटर कह रहे हैं, सीन कीवर्ड है, उसके थ्रू हम नम के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। अभी आपको ध्यान में रखने की जो हमारी नम की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर सीन और फिर ये वाला ऑपरेटर लगा दिया। अब जैसे कि सी आउट हम जब आउटपुट ले रहे थे तो हमारा ये जो ऑपरेटर था ये इंसर्शन ऑपरेटर था। उसी तरीके से जब हम इनपुट ले रहे हैं तो ये हमारा ये जो ऑपरेटर है ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब भी आप आउटपुट देते हो अपने यूज़र को तो आप यूज़ करते हो इंसर्शन ऑपरेटर जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और जो आप इनपुट लेते हो तो आप यूज़ करते हो ये वाला ऑपरेटर जो कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नम, जिसका टाइप है इंटीजर टाइप। उसके अंदर जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो है 0। अब मैं लाइन नंबर 15 के अंदर कह रहा हूँ कि यहाँ पे सी इन लिखो, मतलब मुझे यहाँ पे इनपुट चाहिए यूज़र से। अब जो इनपुट मैं लूँगा उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब मैं स्टोर करने वाला हूँ अपने नम वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले एक अगर वेरिएबल बना लिया, चलो ठीक है। फिर 15 नंबर लाइन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जब तुम इनपुट लोगे और जो इनपुट लेने के बाद जो वैल्यू तुमको यूज़र देगा वो तुम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। और मेरे केस में मैंने उस वेरिएबल का नाम नम रखा था और उसी के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर की है वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए तो अगर मैं इंट के नीचे एक सी आउट लगा दूँ और फिर इंसर्शन ऑपरेटर डाल के एक ये स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ नम। ठीक है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे एक और बार एंटर मार के यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर। एक और बार एक स्ट्रिंग स्टार्ट करता हूँ द वैल्यू ऑफ नम यू गेव टू मी इज। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जो हमारा वैल्यू हमारा यूज़र देने वाले हैं हम यहाँ पे इस लाइन में उसको प्रिंट करवाने वाले हैं। फिर से एक और बड़ा इंसर्शन ऑपरेटर ताकि मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ आउटपुट को सेपरेट कर सकूं हमारे सी आउट वाले कीवर्ड से और हमारे न्यू एलिमेंट ऑफ दैट आउटपुट से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। तो अब मैंने इस प्रोग्राम में क्या लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 14 के ऊपर लिखा कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इसका जो टाइप है वो एक इंटीजर टाइप है, जिसका नाम वो एक नम है। उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 की है। उसके बाद लाइन नंबर 15 के अंदर मैंने सिंपली एक आउटपुट वाली लाइन लिख दी कि हाँ ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ नम, मतलब मुझे अब तुम जो नम की वैल्यू होने वाली है वो एंटर दे दो, वो हमको दे दो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे फिर से आउटपुट करवा रहा हूँ जो नम की वैल्यू हमारे यूज़र ने दी है। उसको आउटपुट करवाने के बाद मैंने सबसे पहले एक मैसेज दिया है कि द वैल्यू ऑफ नम यू गेव टू मी इज़, मतलब जो हमारा यूज़र था उसने जो वैल्यू दी थी वो ये होने वाली जो हमने नम के अंदर स्टोर की है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी नम की वैल्यू 0 थी, बट हो सकता है अगर हमारे जो यूज़र है उसने एग्जीक्यूट करते टाइम हमारे जो नम की वैल्यू है उसको 0 ना एंटर करके अगर 4 3 या कोई और नंबर एंटर किया होगा तो हमें वही पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे फिर से नम को कॉल करेंगे आउटपुट लेते समय। अब जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सेव करके टर्मिनल में रन करूँगा तो मुझे कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ नम। एंटर द वैल्यू ऑफ नम कर देता है मैं 33। तो मुझे कहता है द वैल्यू ऑफ नम यू गिव टू मी इज़ 33। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जब भी हम आउटपुट ले रहे हैं ना तो क्या हो रहा है कि ये देखिए सेम लाइन में आ गया था। यहाँ पे ये जो एंटर द वैल्यू ऑफ नम मैंने एक लाइन में लिखा था, बट ये जो मैंने इनपुट लिया था वो तो दूसरे लाइन में लिखा था ना, पर वो आया तो सेम लाइन में ही। तो इसको सेपरेट करने के लिए ना आप एक और प्री डिफाइंड मेथड या फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो हमें हमारे आईओस्ट्रीम वाले लाइब्रेरी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि है एंड एल। अभी जो एंडल है, एंडल एक ऐसा कीवर्ड है जो हमें हेल्प करता है कि जब भी आपका ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगा तो उसके एग्जीक्यूट होने के बाद एंडल पे जैसे ही हमारा सिस्टम कंपाइलर आएगा वो ये समझेगा कि हमारा जो प्रोग्रामर है वो हमसे कह रहा है कि जो लाइन ऑफ जो हमारा कंट्रोल है वो इस लाइन पे एंड ना करके नेक्स्ट लाइन में एंड होगा।
मतलब ऑटोमेटिकली अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है फुल्ली, तो हमारा जो नेक्स्ट लाइन होगा जिसके अंदर हमने दूसरा कोड लिखा है, वो हमेशा दूसरे लाइन से ही प्रिंट होना स्टार्ट होगा, इंस्टेड कि वो सेम लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे एंडल लिखूंगा तो ये जो मेरा इनपुट मांग रहा था ना, वो अब न्यू लाइन में मांगेगा, मतलब उसके नीचे एक नई लाइन बन जाएगी जिसके अंदर मुझसे वो इनपुट मांगेगा नम का। उसको दिखाऊं तो सेव करके जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो वही सेम ये एक एरर है जो कि आपको कोड रनर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपकी गलती नहीं होगी, पर ये कोड रनर का एक्चुअली में एक एरर है जो अभी तक फिक्स तो नहीं हुआ है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली एक बार कोई भी नॉमिनल चेंज कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया हूँ। फिर से अगर सेव करके रन करूँगा ना, तो ये अब रन हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ नम। अब एंटर द वैल्यू ऑफ नम में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1000 लिख दूँ। एंटर करूँगा तो मुझे कहेगा द वैल्यू ऑफ नम यू गेव टू मी इज़ 1000। तो हमने यहाँ पे अभी तक सीख लिया है कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेने के बाद उसको कैसे आउटपुट भी करवा सकते हैं, और आउटपुट लेने के बाद आउटपुट की चेनिंग कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, जब भी हम कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर इन सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर ऐसे ही अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ऑल्सो शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।